हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हमने इस नए सिलेबस की 2 यूनिट 10वीं यूनिट और छठी यूनिट जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूनिट्स थी उनको कवर किया। इसी क्रम में हम जो पहली यूनिट है उसको भी क्रमबद्ध तरीके से शुरू कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, मैंने आपसे वादा किया था कि जो नया सिलेबस जुड़ा हुआ है वो पूरा मैं आपको निशुल्क इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराऊंगा। और इसी क्रम में आज से हम पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग एमपीपीएससी ने जो सिलेबस निर्धारित किया है इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सिलेबस याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस याद हो जाने से हमें याद होता है कि हमें कौन कौन से फैक्ट्स कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। इतिहास, जिसमें संकल्पना एवं विचार नाम से एक विशेष चैप्टर बनाया गया है, उसका पहला पॉइंट हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आप सब लोगों को। आज हम दूसरे पॉइंट भारतवर्ष पर फोकस करेंगे। भारतवर्ष के यूट्यूब पर अनेक वीडियो अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल पॉइंट आपको समझना होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो केवल फैक्चुअल बात को नहीं पूछ रहा है, वो हमसे अवधारणात्मक रूप में कॉन्सेप्ट और आइडियाज कि भारत की संकल्पना और विचार कैसे आई ये पूछा जा रहा है। पहले हम ये पॉइंट समझ लेते हैं, प्रश्न समझ लेते हैं कि ये प्रश्न का क्या अर्थ होता है, ये क्या हमसे पूछना चाह रहा है कि भारतवर्ष की संकल्पना और उसके विचार अर्थात कॉन्सेप्ट्स और आइडिया का अर्थ क्या होता है। इसको हम समझने के लिए वर्ल्ड का एक मैप निकाल लेते हैं। यहाँ मैप में आपको विश्व का मैप दिखाई दे रहा होगा और विश्व के सातों महाद्वीपों में जो सभ्यताएं सबसे पहले जन्मी उनके नाम हैं। एक बार आपको ये नाम रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि इतिहास की शुरुआत मानव की सभ्यताओं से शुरू होती है। जब भी मानव पहली बार धरती पर आया तो उसने जो सभ्यता की शुरुआत की वहीं से इतिहास शुरू हुआ। यहाँ हम भारत में पढ़ते हैं। आप सब लोगों को पता है भारत की जो सभ्यता है उसे सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रहे। ये जो पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, जो मिस्र तक फैली हुई थी। आपको याद रखना है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं दो अलग अलग प्लेसेस पे हैं। ये अरब सागर में अरब सागर की खाड़ी के किनारे और ये मिस्र नाम के देश में या इजिप्ट में पाई गई थी। यहाँ लाल रंग का आपको गुलाबी रंग का एक और डिनोट दिख रहा होगा, ये चीनी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ये चीनी या मंडारिन सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे आपको दक्षिण अफ्रीका में इंका सभ्यता दिख रही होगी, ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और लाल रंग से मेक्सिको नाम के शहर में एक सभ्यता पनपी जिसे उस समय माया सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम विश्व की शुरुआत देखिए, पूरे विश्व में पृथ्वी पर सबसे पहले आदि मानव आया। आदि मानव ने जब समूह के रूप में जीवन जीना शुरू किया तो उसने सभ्यताओं को बसाया और उसी सभ्यताओं में से एक सभ्यता मोहनजोदड़ो की, एक मिस्र की, एक माया सभ्यता, एक इक्था सभ्यता, ऐसे सभ्यताएं हुई। धीरे धीरे जब इनका विकास हुआ तो मानव में या मानव की संख्या में वृद्धि होती गई तो वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहा और इस तरह पूरी धरती पर आज 7 अरब से भी ज्यादा मानव निवास करते हैं। 8 अरब हो चुके हैं, 2021 में हम उसे पार कर चुके हैं, ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब हम समझते हैं कि ये भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट जो सिलेबस में दिया है ये क्या है। ये तो हमने बात समझी कि विश्व में मानव की शुरुआत इन सभ्यताओं से इस प्रकार हुई, लेकिन भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है, भारतवर्ष का आइडिया पूछा गया है, वो क्या है। ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज हम देखते हैं कि यहाँ इस स्थान पर जो सभ्यता पनपी या जो देश बना वो भारतवर्ष कहलाता है। तो वो इसी स्थान पर जो भारतवर्ष बना, ये क्यों बना? हो सकता है कि ये नीचे वाले जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, यहाँ काले रंग के लोग पाए जाते हैं या इनका जो वर्ण है वो द्रविड़ प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो इन लोगों ने अपना एक अलग से देश क्यों नहीं बना लिया? ऊपर आर्य प्रजाति के जो लोग पाए जाते थे उन्होंने अपना एक देश अलग से क्यों नहीं बना लिया?
इधर पूर्व में जो मंगोलाइट टाइप के लोग पाए जाते हैं, उन्होंने अपना एक देश क्यों नहीं बना लिया? क्योंकि अगर हम पूरे विश्व के नक्शे पर एक बार नजर रखें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विशेषता के लोग पाए जाते हैं। जैसे चीन में आपको एक विशेष प्रकार की प्रजाति के लोग मिलेंगे, वो चीन नाम एक जैसे लोगों का एक समूह बना और उससे एक देश बना। लेकिन भारत के संदर्भ में ये जो विश्व की संकल्पना है, विश्व का विचार, ये लागू नहीं होता। देखिए पूरे विश्व में आप देखेंगे तो अफ्रीका में जहां एक जैसे लोग पाए जाते थे, उन्होंने अपना एक देश बना लिया। अमेरिका में जहां एक जैसे लोग पाए जाते थे, उन्होंने अपना एक देश बनाया। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में भी या लैटिन अमेरिका में भी, यूरोप में भी, जहां एक जैसी विचारधारा के, एक जैसी संस्कृति के, एक जैसे शारीरिक ढांचे के लोग पाए जाते थे, उन्होंने अपना एक देश बना लिया। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा ना होकर के हमें कुछ और स्थिति दिखाई देती है। भारत में अलग अलग वर्ण, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग शारीरिक ढांचे, अलग अलग शारीरिक बनावट, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के मिले हुए लोग एक स्थान पर रहते हुए मिलते हैं, और वो एक राष्ट्रीय भावना, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं या जिसको भारत कहते हैं, उस भावना से जुड़े हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जामिनर द्वारा, यही पूछा जा रहा है कि ये जो आज हमारे भारत के लोगों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय भावना है, ये राष्ट्रीय भावना कहां से पनपी? ऐसा कौन व्यक्ति था, किस व्यक्ति द्वारा पहली बार ऐसा विचार रखा गया कि इन सब लोगों को मिलाकर के, इन देशों, इन क्षेत्रों को मिलाकर के एक देश बना दिया जाए, जिसे हम भारतवर्ष नाम दें? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतवर्ष की संकल्पना और भारतवर्ष का विचार से अर्थ क्या है। से ये अर्थ है कि भाई जब ये बताइए कि ये इतने हिस्से में एक अलग देश बन सकता था जो इंडोनेशिया बना, इतने हिस्से में एक अलग देश बन सकता था जापान, तो फिर भारत नाम का जो देश है वो इस हिस्से में बना है, इसका विचार किसी इंसान ने तो पहली बार रखा होगा कि इन सब क्षेत्रों को जोड़कर एक देश बना दिया जाए, या इन सब क्षेत्रों को जोड़कर एक अलग भौगोलिक संरचना बनाई जाए जो बाद में भारतवर्ष के नाम से जाना गया। और यही हमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि विश्व में ये जो आज भारत नाम का देश दिखाई देता है, जो पहले पाकिस्तान के अलग होने, बांग्लादेश के अलग होने या अफगानिस्तान के अलग होने से पहले भारतवर्ष था, वो भारतवर्ष का विचार किस व्यक्ति ने, किस कागज में, किस डॉक्यूमेंट्स में, किन अभिलेखों में हमें पहली बार मिलता है, या इसकी संकल्पना या इसका विचार कैसे आया, कैसे परिणित हुआ और कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ, इस पर प्रश्न बनाया गया है। असली में भारत की सरकार चाहती है कि भारत के लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो जिस स्थान पर रहते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कैसे इंप्लीमेंटेशन में आया और कैसे ये सब आपस में आज एक राष्ट्रीय भावना से जुड़े होते हैं। देखिए वैसे तो भारत में सब लोग हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म आदि आधारों पर बटे हुए हैं, लेकिन जहां पे भी भारत की बात आती है, जहां पे भी राष्ट्र की भावना की बात आती है, हम सब आपस में एक बहुत टाइट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। और ये भावना जो हमारे अंदर है, ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र से हमारे जुड़ाव को जोड़ती है, हमारी संस्कृति से हमारे जुड़ाव को जोड़ती है। और ये कॉन्सेप्ट इस धरती पर जब आया तो उसी की बात की जा रही है कि कहां से ये बातें शुरू हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। आपके सामने एक नक्शा रखा हुआ है जिसे जम्मू द्वीप का नक्शा कहा गया है। इसे जम्मू द्वीप का मैप भी कह सकते हैं, या इसमें पूर्व का भारत या पूर्व का विश्व बताया गया। देखिए ये जो आज की तारीख में हम नक्शे बनाते हैं, ये इसरो या नासा ऐसे बड़े बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाओं द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से बनाए गए मैप हैं। लेकिन भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी, भारत के जो आदि ऋषि थे, उन्होंने पहले ही पूरे विश्व का एक मैप बना दिया था। जैसे कि हमने भूगोल में पढ़ा कि भैया पूरा विश्व एक जमाने में जुड़ा हुआ था, जिसे हम पेंजिया कहते थे। ये पेंजिया ही बाद में टूट करके दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नाम से दो टुकड़े हुए, और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूट करके फिर धीरे धीरे 7 महाद्वीपों में आगे बढ़ गए। हमारा जो भारतीय ज्ञान प्राचीन परंपरा है वो भी यही कहती है, ये पूरा विश्व एक जमाने में जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे उसके 7 टुकड़े हुए, जैसे जैसे साम्राज्य में ये टूटता गया, और फिर उसी में से एक हिस्सा भारतवर्ष बना। आगे मैं इसको और क्लियर करूंगा, इस पॉइंट पर अभी हम और बातें करेंगे। इससे पूर्व हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हम जो आज समझने वाले हैं भारतवर्ष, इस शब्द का क्या अर्थ है और ये कहां से शुरू होती है स्टोरी। देखिए भारतवर्ष का जो विचार है वो, उससे पहले इस भारतवर्ष शब्द का अर्थ समझो।
तो भारतवर्ष 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भारत और वर्ष। ये 3 शब्द हैं, भारत और वर्ष। इनका अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है प्रकाश, हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द भा का हिंदी भाषा में अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति। रत शब्द का अर्थ होता है लीन या संलग्न होना, जुड़ा हुआ होना, रत अर्थात जुड़ा हुआ। रति शब्द का जो संस्कृत है, रति का अर्थ होता है जुड़ जाना, मन में उसके उसी किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुए भाव को हम प्रेजेंट करने के लिए रति शब्द का उपयोग करते हैं, रत शब्द का उपयोग करते हैं। तो भा शब्द का अर्थ हुआ प्रकाश, रात शब्द का अर्थ हुआ लीन या संलग्न हो जाना, और वर्ष शब्द का अर्थ होता है स्थान या महाद्वीप। और तीनों शब्दों को अगर एक साथ में मिला दिया जाए, इस प्रकार भारतवर्ष का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान या महाद्वीप जो निरंतर प्रकाशमय रहे या जो निरंतर प्रकाशमान हो, वही भारतवर्ष है। अब यहाँ प्रकाश शब्द का उपयोग केवल वो जो लाइट जलने वाले बल्ब के लाइट या सूर्य के लाइट के लिए नहीं किया जा रहा है, यहाँ प्रकाश शब्द का उपयोग ज्ञान के लिए किया जा रहा है। अर्थात विश्व का एक ऐसा महाद्वीप जो ज्ञान की ज्योति से जलता हो, जिसमें ज्ञान उत्पत्ति होती है, जिससे जो ज्ञान निकलता है वो पूरे विश्व को मार्ग दिखाता है, इसी को हम भारतवर्ष कहते हैं। इस आधार पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। खैर ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मान्यता है। हमारे पुराणों में इससे अलग हट करके कुछ और विचार भी दिए गए हैं, हम उनकी भी बातें करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए मूल विचार तो ये है कि भारत का नाम भारत इस आधार पर पड़ा कि भारत अर्थात ज्ञान, ज्ञान माने प्रकाश, प्रकाश को ज्ञान की संज्ञा दी गई है। रत मतलब लीन होना, और वर्ष मतलब स्थान, अर्थात ऐसा महाद्वीप या ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमान हो, जो निरंतर ज्ञान की उत्पत्ति करता हो, वो स्थान ही भारतवर्ष कहलाएगा। इस प्रकार इसकी व्याख्या की गई, हमें यह शब्द समझ में आ गया होगा। इस प्रकार भारतवर्ष का अर्थ है ऐसा स्थान जहां पर प्रकाश या जहां पर से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देखिए जैन धर्म की शुरुआत भारत में हुई, बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में हुई, हिंदू धर्म या सनातन धर्म की शुरुआत भारत में हुई, जो सिख धर्म है उसकी शुरुआत भारत में, अनेकों धर्मों की शुरुआत यहाँ से हुई जो विचारधाराओं के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती है। तो इस प्रकार से इसे समझाया जा सकता है, कहा बताया जा सकता है, या इस प्रकार से ऋषि मुनियों द्वारा इसका नाम भारतवर्ष रखा गया कि ऐसा स्थान जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश दिखाए। यहाँ प्रकाश अंधेरे से प्रकाश वाला प्रकाश नहीं है, यहाँ अज्ञानता से प्रकाश वाला प्रकाश है कि जो स्थान पूरे विश्व को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही भारतवर्ष होगा। इसलिए भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष रखा। भारत के और भी अलग अलग समय पर अनेक नाम प्राचीन समय में प्रचलन में रहे हैं, उन नाम पर भी फोकस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जम्मू द्वीप, याद रखिएगा भारत को जम्मू द्वीप भी कहा गया, अजनाभ वर्ष भी कहा गया, भारतवर्ष भी कहा गया, और ये क्रम से है, याद रखिएगा। पहले भारत को जम्मू द्वीप कहा जाता था, जम्मू द्वीप के बाद उसे भारत अजनाभ वर्ष कहा जाने लगा, उसके बाद उसे भारतवर्ष कहा जाने लगा, फिर उसे हिंदुस्तान बाद में अंत में कहा गया, हिंदुस्तान और इंडिया। इससे पूर्व इसके अलग अलग हिस्सों को आर्यावर्त, भारतखंड और ब्रह्मवर्त कहा गया। ये वो नाम है जो भारत के लोगों द्वारा भारत में प्रचलन में रहे। कुछ ऐसे नाम भी याद रखने हैं जो विश्व के लोगों द्वारा भारत को कहकर पुकारा गया। जो भारत में विदेशी व्यापारी या विदेश से व्यापार करने वाले लोग, तीर्थयात्री या दूसरे यात्री आए, उन्होंने भारत में कुछ और नाम भी बोले हैं। याद रखना, इसे मध्य देश भी कहा, ब्रह्मर्षि देश भी कहा, होंडू भी कहा। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। याद रखिए भारत को एक विशेष क्षेत्र में होंडू कहा गया, एक चीनी क्षेत्र में फंग्यूल कहा गया, गंग्यार कहा गया, यिनकू शब्द भी म्यांमार के क्षेत्र के लोगों द्वारा भारत के लिए उपयोग किया गया। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, इसको याद रखिएगा। ये पॉइंट एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत को प्राचीन काल में निम्न में से किसी एक नाम से नहीं पुकारा जाता था, और यहाँ से 3 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, हो सकता है एक आधा ऑप्शन यहाँ से डाले, आपको ये पॉइंट कवर करके रखना है। और आगे बढ़ते हैं। पुराणों और महाभारत के महाकाव्यों के अनुसार भारतवर्ष जम्मू द्वीप का केंद्र था। याद रखिए जम्मू द्वीप का केंद्र क्या था? भारतवर्ष था। इस 7 केंद्रित द्वीपों या महाद्वीपों में सबसे भीतर माना जाता था। देखो जम्मू द्वीप, जैसे हमने पूरे विश्व को भूगोल में पेंजिया कहा, जैसे पूरे विश्व को हमने भूगोल में पेंजिया कहा, उसे 2 टुकड़ों में बांटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, वैसे ही भारतीय जो प्राचीन परंपरा थी, ज्ञान परंपरा, उसके आधार पर पूरे विश्व को जम्मू द्वीप कहा जाता था। और उस जम्मू द्वीप में जो 7 अलग अलग टुकड़े थे,
उस जम्मू द्वीप के सबसे केंद्रीय भाग, सबसे अंदर के हिस्से को भारत कहा जाता था, या इसी का नाम बाद में भारतवर्ष पड़ा। याद रखिएगा, भारतवर्ष को जम्मू द्वीप नामक बड़ी इकाई माना जाता था या इसी का एक हिस्सा माना जाता था। ये पॉइंट एक जस्ट जानकारी के लिए याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे और क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं वो अवधारणा, वो कॉन्सेप्ट जिससे ये पता चले कि भाई ये जो भारतवर्ष है इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखो, हिंदू धर्म की मान्यता है कि पूरी धरती पर भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य को बनाया गया है, भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति की। हम जैसे पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, हाथों से क्षत्रिय की, ऐसे जो वो उत्पत्ति की अवधारणा है मानव की, मनुष्य की उत्पत्ति की अवधारणा, उसी को आगे साकार रूप दे रहे हैं कि भारतवर्ष की अवधारणा कैसे आई, भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें स्कंद, ये मैं आपको इसलिए पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, मैं वो पॉइंट बोल रहा हूं जो हमारे धर्म ग्रंथों द्वारा सिद्ध किया गया है। देखिए, बहुत सारे लोग रामायण में या राम सेतु को भी नहीं स्वीकार करते, तो उन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को स्वीकार करते हैं उसके आधार पर पूरे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता मानव की उत्पत्ति का प्रमाण देती है। और श्रीमद् भगवद गीता कहती है का 5वां स्कंद कहता है कि भारत की स्थापना का वर्णन यहाँ इस अनुसार हुआ। कैसे हुआ वो समझिए। भारत दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन थे? स्वयंभू मनु। याद रखिएगा, नाम याद रखना है। ब्रह्मा के पुत्र मनु से पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ये विचारधारा हिंदू धर्म या हिंदू दर्शन की है। हिंदू दर्शन कहता है कि पृथ्वी पर मानव कैसे आया, तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने एक मनुष्य बनाया, ब्रह्मा के एक पुत्र थे स्वयंभू मनु, उनसे मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। अब कैसे हुई? तो जब शुरुआत में वो मानव पृथ्वी पर आया होगा तो वो पूरी पृथ्वी का राजा रहा होगा। उसके बाद उनकी 2 संतानें रही होंगी, उनको 2 भागों में बांटा होगा, फिर उनकी संतानों की कुछ संतानें रही होगी, जिससे पृथ्वी का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया। इसी अवधारणा को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले पूरी पृथ्वी के राजा मनु थे, और जो कि ब्रह्मा भगवान के पुत्र थे। इनके 2 पुत्र होते हैं, मनु के 2 पुत्र होते हैं। पुत्रों के नाम याद रखिएगा, प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्या नाम है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे, और इनका वंश ध्रुव के बाद नहीं बढ़ता है, क्योंकि ध्रुव संन्यास ले लेते हैं या ध्रुव परिवार को नहीं बढ़ाते। तो ये जो शाखा थी मनु के का जो साम्राज्य था वो 2 भागों में बंटना चाहिए था, लेकिन वो उत्तानपाद के बेटे ध्रुव के कारण से नहीं बंट पाया। तो पूरी पृथ्वी पर उनके बाद किसका साम्राज्य हो गया? प्रियव्रत का। जब प्रियव्रत परिवार को आगे बढ़ाते हैं तो उनके 10 पुत्र होते हैं। प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, लेकिन उनमें से 3 जो पुत्र थे वो बाल्यावस्था से ही वैराग्य धारण कर लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं, वो वैराग्य धारण कर लेते हैं। अब जब वो वैराग्य धारण कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रियव्रत अपने पृथ्वी को या संपूर्ण जो पृथ्वी है उसको 7 भागों में बांट देता है, या 7 भागों में बांटकर एक भाग प्रत्येक पुत्र को सौंप देता है। इससे विश्व में कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है 7 महाद्वीपों का। पूरी पृथ्वी 7 भागों में बट गई, 7 साम्राज्यों में बट गई। जो पहले जम्मू द्वीप था अब वो 7 भागों में बटा, और वो 7 पुत्र कौन थे? इन मनु के पुत्र प्रियव्रत के भी पुत्रों के पास वो बढ़ जाती है, अर्थात 7 भागों में पृथ्वी का साम्राज्य विभक्त हो गया। इन्हीं में से एक अग्निग्ध थे जिन्होंने जम्मू द्वीप का शासन किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भारत का हिस्सा था उसके राजा थे अग्निग्ध। ये नाम याद रखिएगा, जो जम्मू द्वीप पर शासन करते थे। अग्निग्ध में वृद्धावस्था में अपने 9 पुत्रों को जम्मू द्वीप के विभिन्न स्थानों का शासन सौंप दिया। अब अग्निग्ध जो राजा हैं उनके भी 9 पुत्र हैं, तो उनका जो पूरा साम्राज्य है वो 9 भागों में बट जाएगा। आगे देखते हैं वो 9 भाग कौन से हैं। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि। सबसे बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था नाभि। ये याद रखिएगा, नाभि को हिमवर्ष या हिमवर्ष का भूभाग मिला, जो हिमवर्ष के नाम से अजनाथ से जोड़ करके अजनाभ वर्ष कहलाया, या इनका जो शासन था वो हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र में था, इसलिए उस क्षेत्र का नाम हिमवर्ष या अजनाभ वर्ष हो गया। अर्थात अब भारत के उस समय जब ये परंपरा चल रही है
तो उस समय नाभि नाम के राजा, जो कि अजनाब वर्ष नाम के क्षेत्र पे शासन करते थे, उनके शासन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम अजनाब वर्ष पड़ जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, बड़े क्षेत्र का नाम जम्मू द्वीप था, उसमें से एक हिस्से का नाम अजनाब वर्ष पड़ जाता है। अजनाब वर्ष क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जो नाभि नाम के पुत्र थे उनके सबसे बड़े, उस नाभि नाम ने हिम वर्ष या हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया और उसका नाम रख दिया अजनाब वर्ष। क्या नाम रख दिया? अजनाब वर्ष। याद रखिएगा, यह हिम वर्ष या अजनाब वर्ष ही प्राचीन भारत था। प्राचीन भारत का पूर्व या सबसे प्रथम नाम क्या मिलता है पुराणों में? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर होगा अजनाब वर्ष। क्या नाम मिलेगा? अजनाब वर्ष। याद रखिएगा, ये महाभारत की थ्योरी कहती है, भारतीय दर्शन इसी विचारधारा को मानता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आंसर करना है, भारत का सबसे पूर्व नाम क्या था? अजनाब वर्ष था, ये याद रखना। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। राजा जो नाभि, जिन्होंने नाम पर अजनाब वर्ष नाम रखा गया, उनके एक पुत्र थे ऋषभ। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और ये वही ऋषभ देव हैं जो जैन धर्म के प्रथम गुरु हुए। आगे बात करेंगे। ऋषभ देव के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था भरत। भरत को देखिए, 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा बड़ा पुत्र होगा उसको सबसे पहले राजा बनाया जाएगा। तो जब उस अजनाब वर्ष के क्षेत्र पर भरत को राजा बनाया गया तो लोगों ने इस एरिया को कहना शुरू किया भरतवर्ष। क्या कहना शुरू किया? भरतवर्ष। जैसे अजनाब वर्ष शुरू किया गया था, अजनाब नाम के व्यक्ति द्वारा शासन किए जाने के कारण अजनाब कर दिया, वैसे ही भरत नाम के व्यक्ति द्वारा शासन होने के कारण भरतवर्ष कर दिया। तो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे भरत और उनके नाम पर, या जब वो राजा बने तो ऋषभ देव ने जब वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया तो अपने पुत्र भरत को अपना राजपाट सौंप दिया। पहले भरतवर्ष का नाम ऋषभ देव के पिता नाभिराज के नाम पर अजनाब वर्ष पड़ा और जब उनके पुत्र भरत ने शासन को संभाल लिया तो उनका नाम अजनाब खंड को कन्वर्ट करके भारतवर्ष कर दिया गया या भारतवर्ष पुकारा जाने लगा। आपको समझ में आया होगा कि पहली बार पूरे भारत का जो राजा बना, जिसे भारतवर्ष का राजा कहते हैं, तो भारतवर्ष के पहले राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत बने। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये भारतीय दर्शन की थ्योरी है। ऐसी और भी अनेक विचारधाराएं प्रचलन में है, तो 2-3 जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं वो हम और देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट शायद आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले पूरी पृथ्वी के राजा मनु थे। मनु के जो पुत्र थे वो 2 थे। उन 2 पुत्रों से पूरी पृथ्वी का शासन 2 भागों में बढ़ जाता, लेकिन जो पहले पुत्र थे उत्तरनाभ, उनके पुत्र ध्रुव ने संन्यास ले लिया, तो इसलिए 2 भागों में ना बंटकर एक ही रहा। जब प्रियव्रत के पुत्र हुए तो वो 7 भागों में बढ़ गया और इसी से पूरी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बढ़ जाती है। इसके और जब अगली पीढ़ियां आती हैं तो ऋषभ देव नाम के या ऋषभ देव नाम के व्यक्ति के पुत्र होते हैं भरत और उनके नाम पर भारत का नाम पड़ जाता है भारतवर्ष। महाभारत के आदि पर्व जो जिसकी बात हम कर रहे थे, अभी हमने श्रीमद् भागवत गीता देखी। देखो, श्रीमद् भागवत गीता भी किसका हिस्सा है? महाभारत का। तो इसके अंदर एक और पर्व, एक और स्थान है जहां भारतवर्ष की उत्पत्ति की बात की जा रही है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला और पुरुषवा के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत को, जो कि कण्व ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने, वो भविष्य में एक चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं और जब वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं तो इस क्षेत्र का नाम भारत के नाम पर भारतवर्ष कर दिया जाता है। देखिए, हम दूसरे पॉइंट पे आ चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले मैंने भारतवर्ष की उदाहरण आपको हिंदू धर्म दर्शन के आधार पर बताई कि हिंदू धर्म के अनुसार भारतवर्ष की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार मनु, उनके पुत्र, उनके भी पुत्र, उनके भी पुत्र, ऐसे 5 पीढ़ियों के बाद में भारतवर्ष की शुरुआत होती है। सेकेंड जो पॉइंट हमने पढ़ना है वो महाभारत का है, लेकिन उससे पहले एक पुराणों से मिलता हुआ और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। नाभिराज, जिनकी अभी हम महाभारत में भी श्रीमद् भागवत गीता में बात किए थे, नाभिराज के पुत्र एवं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए के नाम से जाने गए और उन्हीं के नाम पर उनके क्षेत्र को भरतवर्ष नाम दे दिया गया। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में भी यही आख्यान है। अलग अलग स्थानों पर एक ही बात मिलती है। महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत थे, भरत के राजा बन जाने पर क्षेत्र भरतवर्ष कहलाया। ऐसा ही पुराण भी कहते हैं
ऐसे ही हिंदू धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है 37वें अध्याय में। अध्याय इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि मैं सही रेफरेंस दे रहा हूं, ये रटना नहीं है, केवल स्कंद पुराण याद रखना है। के अनुसार ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे, ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके नाम पर ही भारतवर्ष नाम पड़ा। इस प्रकार इसकी पुष्टि हाथी गुम्फा अभिलेख से भी होती है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो इतनी देर में आपको क्लियर रहा होगा कि भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा और कैसे ये अलग अलग प्रकार का क्षेत्र, जिसमें मरुस्थल भी है, जिसमें पर्वत भी है, जिसमें पहाड़ भी है, जिसमें जंगल भी है, सब मिलाकर एक राजा के अधीन हो गया। मनु की ये जो शाखाएं थी पूर्वज वंशजों की, उससे एक क्षेत्र भारतवर्ष बना और आज भी ये एक संस्कृति का केंद्र बना हुआ है, इसलिए आज भी इसे भारतवर्ष कहा जाता है कुछ लोगों द्वारा। एक दूसरी विचारधारा जो है महाभारत के अनुसार मानी जाती है। महाभारत कहती है कि नहीं भैया, जो भारतवर्ष नाम पड़ा वो मनु के पुत्र मनु के वंशज भरत के आधार पर नहीं पड़ा या ऋषभ देव के पुत्र भरत के आधार पर नहीं पड़ा, वो दूसरी थ्योरी कहती है। और वो दूसरी थ्योरी क्या है, वो कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र और उनकी अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला, देखो विश्वामित्र एक अप्सरा मेनका है, इन दोनों की शादी होती है तो एक पुत्री पैदा होती है जिसका नाम शकुंतला था, और एक पुरुरवा वंश के राजा थे जिसका नाम दुष्यंत था। तो जब दुष्यंत और शकुंतला का शादी होता है, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो जाता है आपस में, तो उससे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम भरत होता है। और ये भरत जो है वो कण्व ऋषि से शिक्षा प्राप्त करता है, तो कण्व ऋषि से आशीर्वाद स्वरूप भरत नाम दे देते हैं। और जब ये राजा बनता है तो उस क्षेत्र का नाम ही भारतवर्ष पड़ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, विश्वामित्र और मेनका इन दोनों की शादी होती है तो एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम होता है शकुंतला। एक दूसरे राजा होते हैं जिनका नाम होता है दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला की जब शादी होती है तो इनका एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है भरत। ये भरत कण्व ऋषि के पास जब शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो वो इसे आशीर्वाद स्वरूप एक राजा की उपाधि देते हैं, तो भरतवर्ष कह देते हैं। इस कारण से इनके द्वारा शासित किया गया क्षेत्र भी क्या कहलाता है, इनके द्वारा शासित भूखंड को भरतवर्ष कह दिया जाता है, याद रखना। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के पुत्र भरत को ही के नाम पर ही भरत का नामकरण मिलता है। अब कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता है आप सब लोग कंफ्यूज होने वाले हो, केवल दो विचारधाराएं याद रखनी है। एक विचारधारा कहती है कि मनु के वंशज, मनु के पुत्र प्रियव्रत के भी पुत्र नाभिराज के पुत्र ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरी विचारधारा कहती है, जो महाभारत की विचारधारा है, महाभारत और ऐत्रेय ब्राह्मण ये दोनों एक जैसे प्रमाण देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं भैया, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो कोई बात नहीं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि महाभारत के अनुसार या महाभारत के आख्यान के अनुसार भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या भारतवर्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से उनकी उत्पत्ति हुई। ये विचारधारा याद रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण में भी यही मिलता है। लेकिन अगर आपसे श्रीमद् भागवत गीता की बात की जाती है, यदि आपसे पुराणों की बात की जाती है, या फिर मिले हुए जो साक्ष्य मिलते हैं उनकी बात की जाती है, तो फिर आपको ऋषभ देव के नाम पर ही काम करना है। एक विशेष पॉइंट और याद रख लो, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला। आप सब लोगों ने ल्यूसेंट में या एक ऐसी जो सामान्य किताब है वहां पढ़ा होगा कि एक विशेष अभिलेख राजा खारवेल का है जहां भारतवर्ष शब्द की उत्पत्ति मिलती है। तो भारतवर्ष शब्द का उल्लेख पहली बार लिखित रूप में कहां मिलता है, तो भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जो उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के कलिंग राजा खारवेल के संबंध से संबंधित है। देखो बहुत कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। पहला प्रमाण, पहला अभिलेख कहां मिलता है भारतवर्ष का, तो वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो आंसर होगा ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है या चेदी वंश से संबंधित है। क्या आंसर होगा, चेदी वंश से संबंधित है। ये पॉइंट याद रखना कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो चेदी वंश से संबंधित है। किस राजा से संबंधित है, तो कलिंग के नरेश राजा खारवेल से संबंधित है। किस स्थान से संबंधित है, तो उड़ीसा के खंडगिरी क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं।
हाथी गुम्फा अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो आंसर हो हाथी गुम्फा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जहां पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है कि भारतवर्ष नाम का एक देश है जिसके अंदर ये उड़ीसा या ये खारवेल का शासन पड़ता है, या उसके एक छोटे से हिस्से में खारवेल नाम का राजा शासन करता है, ये उल्लेख वहां मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार भारतवर्ष भरत नाम प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। तो ये विचारधारा भी वही कहती है जो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। तो जो ऋषभ देव है इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में भी, हाथी गुम्फा अभिलेख कहता है कि भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, तो ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये अभिलेख में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू द्वीप, अब और कुछ स्पेशल फैक्ट मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं। जम्मू द्वीप का नाम मौर्य शासक अशोक के सहस्त्रराम लघु शिलालेख में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जम्मू द्वीप, भारत का नाम जम्मू द्वीप किस अभिलेख में मिलता है? तो भारत का नाम जम्मू द्वीप मिलता है आपको सहस्त्रराम लघु शिलालेख में मिलता है। साथ ही बौद्ध ग्रंथों में भी जम्मू द्वीप का उल्लेख मिलता है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। देखिए, जो पुराने जमाने के जितने भी जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में है, और उन ब्राह्मी लिपि में ही भारत को जम्मू द्वीप या जम्मू पासी के नाम से पुकारा गया था। याद रखिए, उस जमाने में भारत को जम्मू द्वीप कहा जाता था, जम्मू द्वीप या जम्मू पासी, जो ब्राह्मी लिपि का शब्द है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, और ये दशराज युद्ध भी ऐसी ही थ्योरी बताएगा, सेम टू सेम। ये क्या कहता है? ऋग्वेद के हिसाब से भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा, भारतवर्ष, वो मिलते हैं। 7वें खंड में या इसके 7वें मंडल में एक युद्ध की बात की गई है जो दशराज युद्ध कहलाता है। यह पुरुषनी या रावी नदी के किनारे पर हुआ था। इसमें 2 कबीलों ने भाग लिया था। एक कबीले का नाम भारत था, भारत नामक कबीला, और दूसरा जो था, दूसरा 10 जन या 10 छोटे छोटे कबीले थे। सिंपल सी बात है, यहां कंफ्यूज नहीं होना। ऋग्वेद के अनुसार भारतवर्ष नाम के पीछे थ्योरी मिलती है कि एक युद्ध हुआ जिसे हम 10, देखिए, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था भारत, और ये जो भारत था, ये भारत उस समय 10 राज युद्ध के समय एक तो भरत नाम के कबीले पे शासन किया करता था और 10 छोटे छोटे कबीले थे। तो जब युद्ध होता है तो भरत नाम के कबीले के राजा होते हैं सुदास, और इधर की तरफ 10 अलग अलग राजा होते हैं, 10 राजा। जब ये दोनों आपस में युद्ध करते हैं तो सुदास जो है वो इन 10 को हरा देता है। इससे भरत का फैलाव, या भरत जो कबीला था उसका शासन पूरे क्षेत्र पर हो जाता है। अब ये 10 राजा आपस में मिट जाएंगे, मतलब ये मार दिए जाएंगे, और भरत का जो शासन है वो पूरे भारत क्षेत्र पर हो जाएगा। अब क्योंकि भरत नाम के कबीले का शासन पूरे भारत पर हो गया, इसलिए भारत के राजा या भारत के नाम पर, भारत कबीले के नाम पर इस राज्य का नाम भारतवर्ष कर दिया जाएगा। ये थ्योरी कहां मिलती है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। या ऋग्वेद का 7वां मंडल क्या कहता है कि भैया जो भरत नाम पड़ा है वो एक युद्ध के बाद पड़ा। एक कबीला था भरत नाम का और 10 अलग अलग छोटे कबीले थे। जब इन दोनों के बीच आपस में युद्ध होता है तो भरत नाम के कबीले के राजा जो सुदास हैं वो युद्ध जीत जाते हैं। क्योंकि ये भरत नाम के कबीले के राजा हैं इसलिए पूरे क्षेत्र को भरत क्षेत्र कह दिया जाता है, क्योंकि उनका इस क्षेत्र में कब्जा हो गया, वो अब अपने क्षेत्र को इस क्षेत्र में मिला लेंगे, इन 10 राज्यों को वो अपने आप में मिला लेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग 16 जनपदों के नाम होते हैं, लेकिन उसमें एक जनपद होती है मगध नाम की। जब मगध चेदी पर आक्रमण करके चेदी को अपने आप में मिला लेता है तो चेदी का अस्तित्व समाप्त होकर वो मगध में मिल जाता है। ऐसे धीरे धीरे 16 महाजनपदें मिल जाती है मगध में, और मगध महासाम्राज्य या सम्राट के नाम से कन्वर्ट हो जाता है। अब पूरे क्षेत्र को मगध कहने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही थ्योरी है कि एक कबीला हुआ करता था मनुष्यों का, जो कि मनु की वंशज हुआ करते थे, भरत उनका कबीला था, और ये कबीला जो है वो भरत नाम से जाना जाता था। उसके तत्कालीन राजा थे सुदास, और सुदास का जब दूसरे राजाओं से युद्ध होता है तो वो दूसरे राजाओं को हराकर अपने कबीले में मिला लेते हैं। इससे संपूर्ण क्षेत्र पर सुदास का कब्जा हो जाता है। क्योंकि सुदास भरत वंश के या भरत नाम के कबीले के राजा थे, इसलिए पूरे राज्य को भरत वर्ष कर दिया जाता है। ऐसी थ्योरी आपको ऋग्वेद में मिलेगी। केवल याद रखना, ऋग्वेद में दशराज युद्ध के माध्यम से भी इसी थ्योरी को सेम पैटर्न में समझाया गया है। और आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार
समुद्र के उत्तर और बर्फीले हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वहां भारत देश है। विष्णु पुराण क्या कहती है कि उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, देखो हमारा जो भारत है ये यहाँ समुद्र है, तो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के, ये हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वही भारत देश है। ऐसा कहां लिखा हुआ है? विष्णु पुराण में। और वहां की संतानें भरत संतति अर्थात भारतीय कहलाती हैं। एक श्लोक भी इससे रिलेटेड मिलता है, उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च व दक्षिणम, मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति, मतलब उस जगह का नाम भारत है और वहां के रहने वाले को नाम भारतीय है। ऐसा आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये एक मैप भी बताया गया है कि भैया विष्णु पुराण के अनुसार भारत जो है वो इस प्रकार का हुआ करता था। ये समुद्र है, इस समुद्र के ऊपर का हिस्सा, इस समुद्र के ऊपर का हिस्सा, और हिमालय क्योंकि यहां से यहां तक फैला हुआ है तो इस हिमालय के नीचे या दक्षिण का हिस्सा, पूरा जो क्षेत्र है ये भारत है। और हम देखते भी हैं कि पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ, अफगानिस्तान भी भारत से अलग हुआ, बांग्लादेश, म्यांमार भी भारत से अलग हुआ, बांग्लादेश भी भारत से अलग हुआ। ये पूरे भारत का एक हिस्सा था, विष्णु पुराण ऐसा कहती है, और यही भारतवर्ष कहलाता था। खैर इस थ्योरी में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में मत जाना। अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स, अब मूल प्रावधान हम समझ चुके हैं, एग्जाम के हिसाब से कुछ छोटे पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं। मानव जाति के आदि पुरुष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ गया, ऐसा कहती है मैत्रेय पुराण, जो कि सही भी है। अलग अलग जगह पर देखो लिखने वाला अपने विचार डालता है ना, तो जैसे किसी ग्रंथ को किसी लिखने वाले ने लिखा, लेकिन थ्योरी तो एक ही है। थ्योरी तो यही है कि मनु के जो वंशज थे भरत नाम के राजा, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ गया। किसी ने उसे दशरथ युद्ध से जोड़ करके बता दिया, किसी ने उसे किसी और सी चीज से जोड़कर बता दिया, लेकिन सामान्य रूप से मान्य जो थ्योरी है यही है कि मनु के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ गया। मनु के अनुसार हिमालय में, फिर मनु कहते हैं कि भारत के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो मनु के अनुसार क्या है, हिमालय में विंध्याचल तक आर्यावर्त नाम की जगह है जहां आर्य जाकर के बसे। मनु के अनुसार सरस्वती और दशद्वती या घग्गर नदी के मध्य का जो हिस्सा है उसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है। मनु के अनुसार गंगा यमुना दोआब को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है, और संपूर्ण क्षेत्र जहां आर्य रहते हैं उसे आर्यावर्त कहा जाता है। तो तीन ये वर्ड अपने को मिलेंगे कि भारत जो था वो तीन अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता था। ऊपर के हिस्से को देखो, यहां अगर हम भारत का मैप बना दे तो भारत के मैप में ये जो जहां पर आर्य पहली बार आकर के बसे, आर्य पहली बार आकर के कहां बसे थे, आर्य पहली बार आकर के बसे यहां पर 7 नदियों के किनारे, जिसे बाद में सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। यहाँ सप्त सिंधु मत नाम लीजिए, इसे हमने आर्यावर्त कह दिया। इसके जस्ट बाद का जो सरस्वती नदी जहां मिलती है या दशद्वती घग्गर नदी जहां मिलती है, उसी क्षेत्र को हमने क्या कह दिया, नाम दे दिया ब्रह्मवर्त नाम दे दिया। और इसके बाद हमने ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा, और इन तीनों को मिलाकर भी आर्यावर्त कह दिया जाता है कभी कभी। खैर ये पूछा नहीं जाएगा कि आर्यावर्त कौन सा है, आर्यावर्त वो जहां आर्य रहते थे वो आर्यावर्त कहलाया। ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसे कहा गया, तो भाई देखो यहाँ दो चीजें याद रख लेना, केवल ब्रह्म ऋषि प्रदेश गंगा यमुना का जो मैदान था उसे ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहा गया, या ब्रह्मावर्त किसे कहा गया, जो सरस्वती और घग्गर नदी के क्षेत्र थे उन्हें ब्रह्मवर्त कहा गया। बस इतना ही पॉइंट याद रख लेना। अलग अलग किताबों में कहा इसके बारे में और क्या बातें हैं। राजशेखर की काव्य मीमांसा में नर्मदा नदी के उत्तर भाग को आर्यावर्त कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ह्यूनसांग आपको पता है चीन से 2 यात्री भारत आए, हेनसांग और फाइयान, उसमें से जो हेनसांग है वो पहले आया, इसने भारत को 5 इंडीज कहा, याद रखना 5 इंडीज। अब हम भारत के अलग अलग नामों पर जा रहे हैं भाई, भारत को 5 इंडीज किसने कहा, सीधा प्रश्न बन सकता है आपसे इस टॉपिक में। भारतवर्ष के कॉन्सेप्ट में उसके अन्य नाम भी हैं, उन अन्य नामों पर क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूनसेंग ने भारत को क्या कहा, 5 इंडीज कहा। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार जो हिमालय, विंध्या पर्वत और पश्चिम तथा पूर्व से सागर से गिर के मध्य का भाग था वही आर्यावर्त कहलाया। फिर इन सब पॉइंट से हमें कोई काम नहीं है।
हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? देखो हमने भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, उसकी दो थ्योरियां पढ़ी। पहली मनु के पुत्र से और दूसरी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से। ये दो थ्योरी के अलावा आपको तीसरी थ्योरी पे नहीं जाना है। देखो मैं चाहूं तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको 10 थ्योरियां और पढ़ा दूं, लेकिन हमें उनको नहीं पढ़ना है जो अनावश्यक हो गया। वो मूल थ्योरी पर आना है, और मूल थ्योरी दो ही है। पहली ही मनु के पुत्र से ही अधिकांश मानते हैं, भारतीय दर्शन इसी को मानता है, लेकिन आधुनिक भारत में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र को भरत के नाम पर भी इसका नाम पड़ा, ऐसी मान्यता को भी स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए दो विचारधाराएं आपने पढ़ ली। अब भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा वो समझते हैं। सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र में फारसियों ने कब्जा कर लिया। मतलब फारसी जो सिंधु नदी है उसके पुराने जो पिछला क्षेत्र है उस पर फारसी लोग रहते थे। अगर मैं आपको भारत का नक्शा दिखाऊं तो आप ये भारत के नक्शे में देखेंगे कि भारत के इस क्षेत्र को फारस की खाड़ी या फारस क्षेत्र कहा जाता था। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये यहाँ भारत है और यहाँ के क्षेत्र को फारस या पर्सिया कहा जाता था, फारस की खाड़ी कहा जाता था। तो सिंधु नदी यहां से बहती है, इसके इस कोने पर फारस का कब्जा हो जाता है या फारसियों का कब्जा हो जाता है, जिनकी भाषा भी फारसी थी। और इस फारसी भाषा की एक खूबी थी कि उसमें स को ह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स को ह। इस कारण से नाम हिंदुस्तान पड़ने लगा। तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कहा, और उस हिंदू नदी से, ये पॉइंट भी याद रखिए, मध्य एशिया के लोग स का उच्चारण ह से करते थे। उन्होंने सिंधु नदी का नाम पर रहने वाले, सिंधु के पार रहने वाले लोगों को सिंधु या हिंदू कहा, क्योंकि वो स को ह बोलते थे। देखो स का उच्चारण स नहीं करते आता है, वो ह कर देते हैं। तो स को, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और हिंदू नदी के उस पार रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा। इसलिए हमारा एक नया नाम हिंदुस्तानी पड़ गया। तुर्कियों ने भारत को हिंदुस्तान और भाषा के आधार पर हिंदवी कहा। हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ईरानी अभिलेख में मिलता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? वो मिलता है आपको ईरानी अभिलेख में। ईरानी अभिलेख जो कि 3 भाषाओं में लिखा हुआ है, जिसे नक्श ए रुस्तम कहते हैं। क्या नाम है उसका? नक्श ए रुस्तम एक अभिलेख का नाम है, और इस अभिलेख में पहली बार भारत को हिंदुस्तान कहा गया है, जो कि ईरान के शाहपुर में फारसी, पल्लवी और यूनानी भाषाओं में उत्कीर्णित है। कौन सी 3 भाषाओं में? फारसी, पल्लवी और यूनानी भाषाओं में उत्कीर्ण है, याद रखना। अब भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? आज जो हम बोलते हैं ना इंडिया इंडिया करते रहते हैं, ये इंडिया नाम कैसे आया? देखो सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार तथा इतिहास के जनक हेरोडोटस ने भारत को इंडिया कहा। कुछ लोग कहते हैं ना कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने कहा, वो तो उन्होंने प्रसिद्ध किया है, उनकी डिक्शनरी में इंडिया शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन इंडिया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? तो वो जो इतिहास के जनक माने जाते हैं ना, एक यूनानी व्यक्ति, उनको इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। तो यूनानी जो है जनक है या यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में पहली बार भारत को इंडिया या भारतवर्ष को इंडिया कहकर पुकारा। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। अरब भाषा में भारत को अल हिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरबी भाषा में भारत को अल हिंदी कहा जाता है। कौन मानेगा कि भारत को अल हिंदी भी कहा जाता है? इसलिए एक प्रमाण दे दिया जाए। तो उदाहरण है भाई, 11वीं शताब्दी में तारीख अल हिंदी नाम की एक किताब मिलती है, जो भारत का इतिहास है, जिसका अर्थ होता है भारत का इतिहास। देखो अरबी लोगों ने भारत पे एक किताब लिखी जिसका नाम रखा अल हिंदी। क्या नाम रखा? अल हिंदी, जिसका अर्थ होता है भारत का इतिहास। तो अल हिंदी शब्द से पता चलता है कि वह भारत को क्या कहते होंगे? भारत को, या अरबी भाषा में भारत को जो है वो अल हिंदी कहा जाता था। तारीख अल हिंदी शब्द से हमें एक किताब का नाम है तारीख अल हिंदी, तारीख ए अल हिंदी। इसका हिंदी में अर्थ होता है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। तो तारीख शब्द का अर्थ तो हो गया इतिहास, अल हिंदी शब्द का अर्थ हो गया भारत, और ए का मतलब का। तो अर्थ क्लियर हो गया होगा। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति इंडस सिंधु शब्द से हुई, जो यूनानियों द्वारा 4वीं सदी ईसा पूर्व में प्रचलन में किया गया। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 19वीं सदी और अंग्रेजी भाषा से 17वीं सदी में मिलता है। ये इससे कंफ्यूज मत होना। कुल मिला के इंडिया शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजों ने नहीं की है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानियों द्वारा हुई। यूनानियों ने इंडस बोला सिंधु नदी को, उस कारण से इंडस के पार रहने वाले लोगों को इंडस अर्थात इंडियन कह दिया गया। हिंदुस्तान ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत में इसका अत्यधिक उपयोग बढ़ गया,
और फिर अब भारत के लोग अपनी गुलाम प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहते और आज भी उसे इंडिया इंडिया नाम से पुकारते हैं। देखो इंडिया शब्द का क्या अर्थ है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार इंडिया शब्द का अर्थ गुलामों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द होता है। इसीलिए भारत सरकार का नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये उद्देश्य है कि हम इंडिया नाम को पुनः उसी अपने गौरव को प्राप्त करते हुए भारतवर्ष रख दें। इसीलिए सिलेबस में इस भारतवर्ष टॉपिक को जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ और छोटी छोटी बातें याद रखनी है। उस समय जो भारतवर्ष होता था उसका भौगोलिक विभाजन भी याद रखना है। प्राचीन काल में भारतवर्ष शब्द का उपयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया जाता था, अर्थात भारतवर्ष वर्तमान के भारत के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। आसपास के जो जुड़े हुए देश हैं उनके लिए, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? उसमें शामिल होते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। अर्थात भारत के साथ इन 5 देशों को और मिला दिया जाए तो जो महाद्वीप बनता है उसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। उसी को प्राचीन काल में भारत कहा जाता था। संस्कृत व पाली ग्रंथों में भारत को 5 भागों में या 5 छोटे छोटे टुकड़ों में वर्गीकृत या विभाजित किया गया है। इस 5 वर्गीकरण को समझते हैं। जब आप मौर्य शासन काल में देखेंगे तो वहां उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे क्षेत्र मिलेंगे। तो उत्तर शब्द उदीच्य के लिए यूज होता था। जो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश थे उन्हें भारत में उदीच्य कहा जाता था, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल था। तो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों को मिलाकर या तीनों का जो हिमालयन क्षेत्र है उसको उस जमाने में क्या कहा जाता था? उदीच्य। दूसरा मध्यम कहा जाता था। दूसरा क्षेत्र मध्यम कौन सा था? सिंधु गंगा का मैदानी भाग। देखो अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। इस क्षेत्र को हमने क्या कह दिया? इस क्षेत्र को हमने कह दिया सबसे पहला उदीच्य। क्या कह दिया? उदीच्य। इसके बाद ये दूसरे वाले हिस्से को, जहां सिंधु नदी बहती है और जहां गंगा नदी बहती है, इन दोनों क्षेत्रों को हमने क्या नाम दे दिया? इन दोनों क्षेत्रों को नाम देना है मध्यम। तीसरा प्रच्य, ये वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राच्य। प्रतीच्य या ब्रह्मर्षि देश, इसे कहा जाता था पश्चिम। ये होता था ब्रह्मर्षि देश। और इसके बाद बचा हुआ दक्षिण अर्थात दक्षिणापथ कहलाता था। देखो ये यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर तक का जो था वो पश्चिमी क्षेत्र कहलाता था, और जो तीसरा वाला क्षेत्र था दक्षिण, वो आपको याद हो जाएगा ऐसे, ये बचा हुआ क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाता था। ये हो गया प्रतीच्य, ये हो गया पूर्व प्राच्य, प्रतीच्य और दक्षिणापथ। ये पूरे भारत के टुकड़े थे, आपको ये याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा, क्योंकि जब तक मैं आपको प्रश्न नहीं बताऊंगा, खैर अभी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दूं, 3-4 उदाहरण देकर के आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं। भारत का नाम भारतवर्ष किस कारण से पड़ा? 4 ऑप्शन है। भारत का नाम भारतवर्ष किस कारण से पड़ा? किस कारण से पड़ा भैया? तो भारत का नाम भारतवर्ष किस कारण से पड़ा? 4 ऑप्शन। महाभारत के कारण, दुष्यंत के पुत्र भरत के कारण, राजा मनु के कारण, या ऋषभ देव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर। जल्दी से आंसर कर आ जाए आपके दिमाग में। देखो बहुत लंबी थ्योरी समझाई। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। आपको ये आंसर सही करना है एग्जाम में, इससे कोई और पृथक आंसर सही नहीं हो सकता। ऋषभ देव के पुत्र जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर भी रहे हैं, प्रथम तीर्थंकर, उनके पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं। भारत देश के लिए कौन से पर्याय शब्द यूज किए जाते हैं? भारत के लिए पर्याय शब्द कौन कौन से? हिंदुस्तान, इंडिया, अजनाब वर्ष या यह सभी? आप देखो हमें दोनों बातें याद है कि अजनाब वर्ष किसे कहा जाता था? अजनाब वर्ष कहा जाता था भारत के पुराने नाम को। अजनाब वर्ष किसे कहा जाता था? भारत के पुराने नाम को। तो भारत देश के इस पर्याय के रूप में हिंदुस्तान भी उपयोग हुआ, इंडिया भी उपयोग हुआ, अजनाब वर्ष भी हुआ। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। अब यहाँ अजनाब वर्ष से घबराना नहीं, आप सब तो नहीं घबराने वाले हो, जो ये लेक्चर अटेंड नहीं करेगा वो घबराएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के निवास स्थान के कारण भारत को भी कहा जाता था। आर्यों के निवास स्थान के कारण भारत को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त या हिमवर्ष।
जल्दी से आंसर आ जाए आपके दिमाग में। आर्यों के निवास स्थान के कारण भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक रूप से भारत के आदि प्रमुख कौन हुए हैं? यह याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। पौराणिक रूप से भारत के आदि पुरुष कौन हुए हैं? पौराणिक रूप से भारत के आदि पुरुष मनु को माना जाता है, क्योंकि मनु के का ही पूरी पृथ्वी पर शासन था। फिर इनके दो पुत्र हुए, नाम भी आपको क्लियर हो गया। फिर उनके पुत्र के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ये हमें थ्योरी याद है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैं आगे प्रश्न नहीं बना रहा हूं क्योंकि लंबा लेक्चर हो गया। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष को हेनसोंग ने क्या कहा था। यही प्रश्न हो सकता है कि स्कंद पुराण में भारतवर्ष की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। यही प्रश्न हो सकता है कि भारत के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र को प्रतीच्य कहा जाता था। भारत के पूर्व क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो प्राच्य कहा जाता था। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हमसे बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत में के अनुसार भारतवर्ष की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है। ऐसे बहुत सरल से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ओवरऑल द कॉन्सेप्ट कि भाई भारत शब्द या जो भारत आज जिस देश में हम रहते हैं, ये भारत देश कैसे पैदा हुआ, किस व्यक्ति ने पहली बार ये विचार दिया, किस व्यक्ति ने ये संकल्पना दी कि भारत नाम का एक देश हो जिसकी एक बहुत विशिष्ट संस्कृति हो, वो इन ग्रंथों के आधार पर पता चलता है कि मनु के पुत्र भरत से ये कहानी शुरू होती है। आज हम जिसे भारत अपना प्यारा देश कहते हैं, वो मनु के पुत्र से यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए भारत विश्व का सबसे प्राचीन सनातन धर्म का देश माना जाता है और इसी कारण भारत की संस्कृति सबसे ज्यादा विकसित संस्कृति मानी जाती है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस लेक्चर को अटेंड कर लेंगे। मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि हमें प्री के हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। पूरा सिलेबस कवर करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आप सभी इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। हाँ, एक विशेष कमी और ज्यादा रह जाती है आजकल। सब लोग लेक्चर देखते हैं लेकिन कमेंट करके ये नहीं बताते कि उन्हें ये लेक्चर कैसा लगा। प्लीज आप सब लोग कमेंट करके बताया करें ताकि हम तक फीडबैक पहुंचे कि आप सब लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार किया जाना चाहिए, कैसी चीजें और डाली जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सभी लोग निशुल्क शिक्षा के इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी ही दुआ के साथ आज के इस लेक्चर को विराम देते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद।